Hello students, welcome to Study Khajana. I am Tanisha. Today I am going to teach you the very first chapter of the 11th class, that is the physical world and the measurement. Chapter first, physical world and measurement. अगर हम इसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इसकी वेटेज 3 to 5 मार्क्स से ज़्यादा नहीं होती, बट ये अगर हम आगे अपने करियर परस्यू करना चाहते हैं साइंस फील्ड में तो उसमें बहुत ही हेल्पफुल होता है. जैसे हम ट्रिपल ई या किसी भी पीएमटी वगैरह के एग्ज़ाम्स देते हैं तो इसमें डायमेंशनल फॉर्मूले और मैं बताऊंगी आपको, वो 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, ये श्योर है. ठीक है, तो इसके वैसे मेनली 5 पार्ट्स हैं चैप्टर फर्स्ट के. ए इंट्रोडक्शन, बी सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सी measurement of length, mass and time, D dimensional analysis, and the fifth one is errors and measurement. बहुत ही इजी चैप्टर है, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बट जितना इजी है उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. वेटेज मैंने बताया ही आपको कि ज़्यादा नहीं है, बट आगे जैसे फर्दर स्टडीज़ करते हैं आप, वैसे साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो 99.9% चांसेस है कि आप साइंस फील्ड में अपना करियर परस्यू करेंगे. तो उसमें आपका 3 to 5 मार्क्स का हर एग्ज़ाम में आता ही है. कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कर लो या फिर आप आगे 12th में देखना या ग्रेजुएशन में या कहीं भी जाओगे ना तो आपको 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा इससे. और ये 5 टाइप्स में है मेनली इसकी क्लासिफिकेशन. इंट्रोडक्शन, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, थर्ड मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, डी डायमेंशनल एनालिसिस, फिफ्थ एरर एंड मेजरमेंट. अगर हम देखें तो ये जो थर्ड है, नो नीड टू स्टडी, वेरी क्लियर, इससे कुछ नहीं आता, ये सिर्फ आपके बेसिक्स के लिए है. ठीक है, ना ही इनकी कोई वेटेज है एग्जाम में. एंड आई एम श्योर यू ऑल विल डेफिनेटली नो अबाउट दिस, बिकॉज आपको पता ही लेंथ का क्या होता है, सेंटीमीटर, मीटर, ये आप सब जानते हैं. मास को केजी और ग्राम में करते हैं, टाइम को सेकंड, मिनट और आवर में करते हैं. ये सिर्फ इसमें यही है. इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर के बारे में बता ही दिया मैंने आपको कि क्या क्या है डायमेंशनल एनालिसिस, और वो मैं आपको बताऊंगी आगे अच्छे से. सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये यूनिट्स का बता रखा है इसमें कि सेंटीमीटर और मीटर, हेक्टेयर, जो ये सारी होती है ना हमारी, किलोग्राम और मिलीमीटर, जितनी भी ये सारी यूनिट्स हैं, फोर्स की यूनिट्स और न्यूटन, और जितनी भी आज तक हमने 10th में जो भी हम पढ़ते हैं वो किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद जो भी यूनिट लिखी होती है वो आपको पता ही होता है कि यूनिट होती क्या है एक्चुअल में. तो इसमें सिर्फ यही है. मेजरमेंट ऑफ लेंथ ये कि अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो क्या होता है, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना हो तो क्या होता है. जैसे हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो इसे हम 10 स्क्वायर सेंटीमीटर लिख सकते हैं, है ना. 10 स्क्वायर मीन्स 10 × 10 दैट इज ऑल्सो 100. और जैसे मिलीमीटर में चेंज करते हैं 1 मीटर को तो 1000 मिलीमीटर होता है. ठीक है, 10⁻³ मिलीमीटर. तो इस वाले चैप्टर में सिर्फ यही है. ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं है. ऐसे ही किलोग्राम में अगर चेंज करते हैं, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं. ठीक है, ये आपको पता ही है कि ग्राम, लीटर, मीटर, अगर टुवार्ड्स राइट जा रहे हैं इनसे तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ पार्ट्स होगा, और इस तरफ जाएंगे तो डिवाइडेड बाय होगा, है ना. ये सबको आपको पता ही है, हम 5th क्लास से पढ़ते ही आ रहे हैं कि कैसे इन्हें चेंज करते हैं, सेकंड को मिनट में, मिनट को इसमें. ये एक बहुत सारा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, ये आपको सब कुछ पता है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ. तो मैं सीधा क्या कराऊंगी, डायमेंशनल एनालिसिस. सो नाउ आई एम गोइंग टू द मेन टॉपिक, दैट इज फर्स्ट D dimensional analysis. Before studying this, I will tell you some basics term
दैट विल यूज इन द फर्दर चैप्टर। वेरी सिंपल, क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आराम से समझाऊंगी, आप आराम से समझना, ठीक है। क्रैम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पता है शुरुआत में मैं अपना बताती हूँ, जब मैं छोटी थी तो मैं तो डेफिनेशन को देख के ये हो जाती थी कि हाय राम अब फिर रटनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप वो बिल्कुल डर मत रखिएगा, क्योंकि एक एज पे सबकी वही कॉमन मिस्टेक्स होती है, कॉमन फियर होता है, कॉमन फन होता है, ठीक है। तो मैं आपको बड़े आराम से सारी डेफिनेशन आराम से बताऊंगी, आप आराम से कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी है। लेट्स स्टार्ट इट। द फर्स्ट वन, ये एग्ज़ाम में नहीं आती वैसे, बट ये है ना कि आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ को रटना नहीं चाहिए। जैसे आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी ना, सॉरी ये मेरे पानी की बोतल है। जैसे आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें प्रोफेसर उनको उठाता है, पूछता है कि व्हाट इज़ मशीन, वो आराम से बोलता है कि मशीन दैट रिड्यूसेस द वर्क ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। बट प्रोफेसर उसे क्या बोलता है कि नहीं, एक्चुअल आपको जो डेफिनेशन है वो बताइए, ठीक है। उसको बाहर निकाल देते हैं, वो फिर आता है। तो एक्चुअल में हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि हमें रेडी रटाई चीज़ लिखनी होती है, ठीक है, उसी से हमें मार्क्स मिलते हैं। आप सीधे ये नहीं लिख सकते कि क्या है फिजिकल क्वांटिटी, तो आपको लिखना होता है, वही बोलना होता है, तो आप वही लिखिए। पर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी जिससे आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जैसे फर्स्ट वन, फिजिकल क्वांटिटी, मैं आपको पहले डेफिनेशन बताती हूँ। द क्वांटिटी which can be measured is called physical quantity। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? तो क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड दैट कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, मतलब किसी भी क्वांटिटी को अगर मापा जा सकता है तो उसे हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे अब मेरी हाइट है, ठीक है, अब मैं जितनी लंबी हूँ मेरी हाइट को मापा जा सकता है, तो हाइट क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी होगी। वेट को मापा जा सकता है, जैसे मेरी हाइट 167 सेंटीमीटर है, ये मापी गई ना, तो ये क्या हुई, हाइट हुई, तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। वेट को मापा जा सकता है, वेट मैं नहीं बताऊंगी वेट नहीं बताना चाहिए। एज को भी मापा जा सकता है, वो भी मैं डेफिनेटली नहीं बताने वाली। तो एज, हाइट, ये सब किसी भी, ये तो देखो हमारे से रिलेटेड होता है ना, तो ये बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है। तो ये सब एक फिजिकल क्वांटिटी होती है कि मेरी हाइट फिजिकल क्वांटिटी हुई, वेट क्या है वो फिजिकल क्वांटिटी हुई, एज, सब कुछ फिजिकल क्वांटिटी होती है किसी भी चीज़ की। मान लो कि 10 पेज है, पेजेस का वो नंबर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो कोई भी चीज़ जो मापी जा सकती हो, दैट कैन बी मेजर्ड, वो फिजिकल क्वांटिटी होगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, अब आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। तो क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, ओके। एंड नाउ द क्वेश्चन राइजेस, व्हाट इज मेजरमेंट, है ना, मेजर कर रहे हो तो वो मेजरमेंट क्या है फिर। मेजरमेंट किसी भी चीज की, आप देखिए, अब मैं हूं, अब मैं सीधा आपको ये बोल दूं आई एम 167, तो आप समझेंगे इससे कि क्या है, नहीं ना। और मैं बोलूँ कि आई एम 167 सेंटीमीटर, तो आप डेफिनेटली सोच जाओगे कि मैम अपनी हाइट की बता रही है, ठीक है। मैं मान लो कि कुछ भी बोल लूँ कि आई एम 60 kg, आई एम 55 kg, ठीक है, मैं अपना वेट बिल्कुल नहीं बता रही हूँ, ठीक है। आई एम 55 kg, आई एम 60 kg, तो आप समझ जाओगे। आई एम 50 बोलूँ तो आपका एक प्रोबेबिलिटी जाती है कि एज हो सकती है, क्योंकि एज हो सकती है, कोई भी अगर ओल्ड पीपल है हमें आगे बोलता है कि आई एम 50, तो हम उसका डेफिनेटली सोच लेते हैं कि एज बोल रहा होगा, ठीक है। तो बट अब मैं आई एम 50 बोलूँ तो आप मेरी एज तो नहीं सोचोगे। तो मेजरमेंट क्या होती है, इससे क्वेश्चन राइज हुआ, इससे मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि मेजरमेंट है किसी भी जो यूनिट है ना, जो पर्टिकुलर वैल्यू को एक फिक्स वैल्यू बना देती है, ठीक है, वो मेजरमेंट होती है। मीन्स अगर मानो कि 167 है, इट इज अ वैल्यू, बट अगर मैं बोलूँ 167 सेंटीमीटर, इसने इसको एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दी ना कि ये हाइट की वैल्यू है ना, या किसी भी लेंथ की वैल्यू है, तो सेंटीमीटर ने इसको क्या बना दिया, एक पर्टिकुलर लेंथ बना दिया, ठीक है। तो इसलिए आप समझ गए मेजरमेंट क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, द कंपैरिजन ऑफ an unknown quantity
with a known quantity called measurement. ठीक है, मीन्स कोई भी मैंने 167 बोला था तो उसको सेंटीमीटर लगाया, तो वो एक नॉन क्वांटिटी थी ना, मैंने उसके साथ उसका कंपैरिजन किया 167 का, मैंने एक नॉन क्वांटिटी सेंटीमीटर के साथ कंपैरिजन किया, तो वो क्या बन गई, हाइट, तो वही क्या हो गई, मेजरमेंट। ठीक है, आई थिंक आपको ये भी रटने की जरूरत नहीं होगी, तो आप आराम आराम से बातों को सीखो। ठीक है, कि आप कैसे उसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करके एक लॉन्ग प्रोसेस के लिए याद रख सकते हो। अगर आपने अभी क्रैम किया, मानो कि रट लिया कि द क्वांटिटी ब्ला ब्ला ब्ला, द क्वांटिटी ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे आपने रटा, तो वो आपको लॉन्ग प्रोसेस के लिए लॉन्ग टाइम के लिए याद नहीं रहेगी। ठीक है, और इसलिए ना आप चीज़ों को समझो, इम्प्लीमेंट करो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, देन यू डोंट हैव टू क्रैम दिस। ओके, इसलिए आप सीधा याद कीजिए आराम से समझ के, वो आपको लंबे प्रोसेस के लिए याद रहेगी, और आगे आगे आप जैसे जाएंगे ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होनी है। ठीक है, डेफिनेशन नहीं आएगी, बट आपको सीधा बोलेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी दैट दैट दैट, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि फिजिकल क्वांटिटी है तो आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। और हमारा जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, इसमें मोस्ट ऑफ दी पार्ट न्यूमेरिकल्स का होता है। ठीक है, मतलब थियोरेटिकल पार्ट होता है, उसको हमारा सब्जेक्ट ही इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, कि हम थियोरी पढ़ी और हमने उसे न्यूमेरिकल्स में या प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, तो इसलिए आप अभी से सीखिए छोटी छोटी चीज़ों को कि इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अगर आपकी हैबिट में आ जाती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेनली जैसे कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं ट्रिपली और ये, इनमें फिजिक्स ज़्यादा वेटेज का होता है, और पीएमटी वाले बच्चों का सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट ही फिजिक्स होता है, क्योंकि उन्हें क्रैम करने की आदत हो जाती है। केमिस्ट्री में वो रिएक्शंस रटते हैं, बायो में बड़े बड़े नाम रटने होते हैं। ठीक है, तो वो फिजिक्स उनका मेन वीक पॉइंट हो जाता है, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन रह जाता है। ठीक है, तो आपको नहीं करनी है ये दिक्कत। आप अभी से, आप जो एग्जाम ना भी दे रहे हो, बट अपने सीबीएसई एग्जाम, आईसीएसई या किसी भी पर्टिकुलर बोर्ड का अपना क्लास का भी जो एग्जाम दे रहे हो, उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, इसलिए आपको सब कुछ समझ के पढ़ना है, क्रैम करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हो गया फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, एंड द मेजरमेंट द कंपैरिजन ऑफ अ अननोन क्वांटिटी टू अ नोन क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट। ठीक है, ये तो आपको याद हुई। अब थर्ड देखिए, थर्ड क्या होता है, यूनिट। यूनिट आपको पता है, जैसे मैंने बोला सेंटीमीटर, ये यूनिट है, लेंथ की यूनिट है। मैंने बोला मीटर, ये भी लेंथ की यूनिट है। ग्राम, ये किस चीज़ की यूनिट है, ये वेट की यूनिट है। किलोग्राम भी, और लीटर बोलूँ तो ये किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड की डेंसिटी या जो भी है वो बताता है, लिक्विड कितना है। जैसे ग्लास में मैंने बोला 10 मिलीलीटर वाटर है, तो आप समझ जाते हैं कि वाटर है कितना है। तो ये मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर, 100 सेंटीमीटर, ये जो मैं पीछे लिख रही हूँ ना, ये सब यूनिट्स होती हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी यहाँ से, द स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट। ओके, आप समझ गए कि किसी भी चीज़ की एक स्टैंडर्ड वैल्यू को अगर मैं बता देती हूँ तो वो इसकी यूनिट हो जाती है। ठीक है, जैसे वही 167 बोल देती हूँ तो नहीं, 167 सेंटीमीटर बोल देती हूँ तो वो हाइट की पर्टिकुलर यूनिट हो जाती है। तो सारी की सारी यही बात है कि मैंने सिर्फ देखो 167 से आपको सब कुछ समझा दिया है, फिजिकल क्वांटिटी भी, मेजरमेंट भी और यूनिट भी। ठीक है, तो आप ऐसी ना अपने भी चीज़ें बना सकते हो याद रखने के लिए, ये बहुत ही ईजी है। अब इसके बाद क्या आता है, टाइप्स ऑफ यूनिट। ओके, टाइप्स ऑफ यूनिट, मेनली ये 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल, मेंटल यूनिट, एंड सेकेंड वन इज डिराइव्ड यूनिट्स। थर्ड भी होती है, वैसे ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, ये इसकी मैं सिर्फ डेफिनेशन बता दूंगी। ये 2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए और आगे के लिए भी। थर्ड वन होती है वेरियस पार्टिकल यूनिट।
ठीक है। अब फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, डिराइव्ड यूनिट क्या होती है, ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो अब जैसे मैंने बोला कि वही हाइट का ही लेती हूँ मैं केस आपसे। मैंने बोला कि आई एम 167 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप इसको कुछ और ब्रेक कर सकते हो, कुछ और नहीं बोल सकते ना कि 167, हाइट को मैं सिर्फ 167 सेंटीमीटर ही बोल सकती हूँ। ये नहीं बोल सकती कि मतलब टुवार्ड्स लेफ्ट इतनी हूँ, टुवार्ड्स राइट इतनी हूँ, या इसमें कुछ अलग ही यूनिट्स लगा दी। ये एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड यूनिट है दैट कांट बी डिराइव्ड एंड कांट बी रिजॉल्व्ड, ओके। मतलब ना तो आप इसे तोड़ सकते हो और ज़्यादा, ना इसे मतलब रिजॉल्व कर सकते हो कि मतलब हाइट को मैं कुछ और लिखूं, ठीक है। ना तो काट सकते हो ना कुछ बना सकते हो इसमें। हाइट जो है वो हाइट एक पर्टिकुलर यूनिट है, आप उसे हाइट ही बोलोगे और कुछ नहीं बोल सकते कि मतलब ब्रेड्थ बना दी मेरी या लेंथ बना दी। और आप वैसे भी देखो, मैं आपको बाद में बता दूंगी कि मानो कि आपके दिमाग में आ रहा होगा, मेरे में तो बहुत आता था कि टीचर को परेशान करना है तो मैं बोलूँ कि नहीं यहाँ से मैं 14 सेंटीमीटर मेरी ब्रेड्थ हो गई, हाइट मेरी ये हो गई, तो मेरे तो 2 यूनिट्स आ गई। आप देखो ब्रेड्थ भी तो एक लेंथ ही है और हाइट भी एक लेंथ है, तो यूनिट तो क्या हुई, सेम हुई, चेंज नहीं हुई ना। तो इसलिए लेंथ हमारी यूनिट है फंडामेंटल यूनिट, जो ना तो हम डिराइव कर रहे हैं और ना ही हम उसे रिजॉल्व कर रहे हैं, ना ही हम उसे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, उसे ही हम यूज़ कर रहे हैं और उसे ही हमेशा जितना भी एंटायर वर्ल्ड है उसमें सभी यही यूज़ करते हैं, अलग कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट्स आपको समझ आया कि आप उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते या डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी। ये कभी कभी 1 मार्क में, जैसे आपके कोई एफए एग्जाम हुए या कोई भी क्लास टेस्ट या यूनिट टेस्ट होता है, उसमें टीचर्स दे देते हैं कि एक्सप्लेन व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट्स। एग्जाम में नहीं आती है वैसी डेफिनेशन, पर वो लक की बात होती है कि क्या पता इतना एग्जाम इतना इजी सेट हुआ है कि आपके में आ जाए, बट ये सिर्फ समझने की बात होती है, ठीक है। इसके बाद जो फॉर्मूले बनेंगे इससे वो बहुत हेल्पफुल है और यूजफुल है, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट्स को हम कैसे लिख सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी, समझा आप, मैं अभी फिजिकल क्वांटिटी लिख रही हूँ तो वो क्या है। आप अपने दिमाग में एकदम से जब मैं फिजिकल क्वांटिटी बोलूँ तो आपके दिमाग में ये इमेज आ जानी चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, ठीक है। अगर आपके दिमाग में ऐसे इमेज आ जाती है ना तो स्टडी आपके लिए एज अ फन हो जाएगी, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही ईजी। ना आपको कुछ क्रैम करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको कुछ रटना है, ना ही कुछ क्रैम करना है, ना ही फियर लेना है कि कल टेस्ट है या परसों टेस्ट है, एग्जाम आ रहे हैं। तो आप ना ऐसे दिमाग में इमेज बनाने शुरू कीजिए, इमेजिन करना सीखिए चीज़ों को, ठीक है। द फिजिकल क्वांटिटी which can neither be derived from one another nor they can be resolved in one another, known as फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। आपको क्रैम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नाइदर बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर नोर दे कैन बी रिजॉल्व्ड इन वन अनदर, ओके, नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। मतलब ना ही आप उसे किसी चीज़ से या किसी फिजिकल क्वांटिटी को किसी अलग क्वांटिटी से ड्राइव कर सकते हैं और ना ही उन्हें रिजॉल्व कर सकते हैं। वो क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट्स। हमारे यूनिवर्स में मेनली बेसिक वैसे 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, उन्हीं का यूज़ करके, उन सब 7 के 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स का यूज़ करके हम अलग अलग बना सकते हैं यूनिट्स, ठीक है। और जो अलग यूनिट्स में बनाऊंगी ना वो डिराइव्ड यूनिट्स होंगी, ठीक है, समझे आप। वो मैं अभी बताती हूँ आपको, पहले आप बेसिक्स देखिए कि वो 7 यूनिट्स है कौन कौन सी, ठीक है। जैसे आप देखो मेनली कितने आप फंडामेंटल यूनिट समझ गए ना, नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी रिजॉल्व, ठीक है। डिराइव नहीं कर सकते आप कहीं से, क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही रिजॉल्व कर सकते हैं किसी दूसरे उसमें, ठीक है। अब देखिए 7 बेसिक जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं,
फर्स्ट वन इज मास, मीन्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, ठीक है। मास जैसे वही बात आती है कि वेट मैंने बोला, ठीक है, तो वो क्रिएट नहीं कर सकते आप, ना ही मैंने अगर वेट बोला है अपना तो उसको आप वेट को भी नहीं कर सकते ना, जैसे आप हाइट का मैंने समझाया था आपको। तो मास, सेकंड लेंथ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एल, थर्ड टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टी, फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट that represented by A, and A stands for एम्पियर, ओके। ये इसकी यूनिट भी होती है, आपको पता है। करंट को अगर मैं करंट फ्लो है तो हम बोलते हैं कि 10 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग 10 एम्पियर इन अ स्ट्रेट वायर, या आपने 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, ठीक है। और फिफ्थ वन इज टेम्परेचर, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय K, एंड K स्टैंड्स फॉर केल्विन। टेम्परेचर की और भी कई सारी यूनिट्स होती हैं, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, ये सब एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, इनकी रिलेशन होती है, बट यहाँ पे हम जो फंडामेंटल यूनिट्स में और फॉर्मूला में यूज़ करेंगे वो K से यूज़ करेंगे। टेम्परेचर को रिप्रेजेंट जो हम करेंगे वो K से करेंगे, ठीक है, और K स्टैंड्स फॉर केल्विन। द सिक्स्थ वन इज लुमिनस इंटेंसिटी, stands for CD. Seventh one is amount of substance and represented by मोल। आपने केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे नंबर ऑफ मोल निकालने, किसी भी चीज़ के नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने, तो वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ही होता है, ठीक है। उसका भी वो न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है केमिस्ट्री में, एग्जाम में उसमें आते ही आता है। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हमारी क्या क्या है, हम चीज़ों को रिलेट करके पढ़ सकते हैं कि केमिस्ट्री में भी ये यूज़ होना है, फिजिक्स में भी यूज़ होना है, तो आप एक जगह ही अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको बार बार पढ़ना नहीं पड़े, ठीक है, और आप दोनों में अच्छे से अटेम्प्ट करके गुड मार्क्स स्कोर कर सकें, ठीक है। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी हैं? द फर्स्ट वन इज मास रिप्रेजेंटेड बाय एम, सेकेंड वन इज लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय एल, थर्ड वन इज टाइम रिप्रेजेंटेड बाय टी, फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड ए स्टैंड्स फॉर एम्पियर, fifth one is temperature represented by K and K stands for Kelvin, sixth one is luminous intensity stands for CD, and the seventh one is amount of substance that will be mole, ठीक है। ये हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, ये डिराइव रिजोल्व नहीं कर सकते हम इन्हें, ठीक है। मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ, द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन नाइदर बी डिराइव्ड and nor they be resolved from one another, okay then आप समझ गए ये बात क्या है। इसके बाद आते हैं हमारे सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में क्या आता है हमारा? सेकंड यूनिट क्या होती है? डिराइव्ड यूनिट्स। अब आप देखिए डिराइव्ड यूनिट, डिराइव से आप समझते हैं क्या मतलब होता है? डिराइव की गई मतलब किसी भी चीज से तोड़ के बनाई गई या किसी भी चीज़ से जोड़ के बनाई गई। ड्राइव का यही मतलब होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को तोड़ा, और मैं क्या बोलूँगी कि अ लाइन इज ड्राइव्ड इन 2 इक्वल पार्ट्स, ओके। तो ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं? इन 7 यूनिट्स के बाद जो भी हम यूनिट लेते हैं ना, फोर्स की हुई या वेलोसिटी की हुई। वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की यूनिट हुई, टाइम की यूनिट हुई, उससे एक नई यूनिट बनेगी ना, डिस्टेंस की मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ये नई यूनिट बनी तो ये ड्राइव्ड यूनिट है। क्योंकि टाइम, डिस्टेंस क्या थी हमारी, लेंथ क्या थी, फंडामेंटल यूनिट, टाइम क्या था, है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हम मीटर में लिखेंगे, टाइम को सेकंड में लिखेंगे, ठीक है। और ये क्या हुई हमारी मीटर पर सेकंड, ये हुई एक ड्राइव्ड यूनिट हुई ना। हमारी मीटर क्या थी? लेंथ, फंडामेंटल यूनिट, टाइम क्या थी? सेकंड, वो भी फंडामेंटल यूनिट्स थी। तो इससे हमने नई यूनिट बनाई ना, एक मीटर पर सेकंड, तो ये क्या हुई? डिराइव्ड यूनिट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऑल द अदर यूनिट्स विच कैन बी
expressed in terms of fundamental units are known as derived units. ओके, आप समझ गए कि क्या था, मीटर पर सेकंड बनाया। ऐसे ही बहुत सारी यूनिट होती है ना, जैसे फोर्स की होती है न्यूटन, वैसे इसे हम क्या बोलते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन भी होता है। तो मास की क्या होगी केजी, एक्सेलरेशन की क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी एक डिराइव्ड यूनिट है, वैसे इसे हम नॉर्मली न्यूटन बोल लेते हैं। ठीक है, तो ये भी एक डिराइव्ड यूनिट्स है, फंडामेंटल से ही तो बनी है ये। ठीक है, एक्सेलरेशन में क्या यूज होता है, स्पीड अपॉन टाइम। ठीक है, वो भी क्या हुई, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन, चेंज इन वेलोसिटी तो होता है, और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन भी क्या हुई, एक डिराइव्ड यूनिट हुई। डिराइव्ड को भी फिर एक आप फंडामेंटल यूनिट से करते हैं तो वो भी डिराइव्ड ही आती है। ठीक है, तो मतलब जो मैंने आपको 7 बेसिक बताई थी, जो भी मैंने ये आपको 7 बेसिक बताई है, इनके अलावा अगर आपको कहीं भी कोई भी यूनिट दिखती है तो ये अंडरस्टूड बात है कि वो डिराइव्ड यूनिट्स हैं। ठीक है, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अगर इन सातों के अलावा कोई भी आपको यूनिट दिखती है तो वो डिराइव्ड यूनिट्स होंगी, और अगर ये 7 है तो ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ठीक है, गॉट इट। अब देखिए, ठीक है, डिराइव्ड यूनिट्स आई होप सो आप समझ गए होंगे। इसके बाद आती है थर्ड वन इज वेरियस पार्टिकल यूनिट्स। ये एग्जाम में नहीं आती, टू बी वेरी क्लियर, ये मैं आपको सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। ठीक है, ये एग्जाम में नहीं आएंगी, और ये भी सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन है, आप सिर्फ याद कर सकते हैं इन्हें। ठीक है, ये भी अगर मैं आपको याद करने की बोलती हूँ तो आप प्लीज़ मत डरिएगा कि मैं आपको रटने की बोल रही हूँ। ठीक है, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, इम्प्लीमेंट करना सिखाऊंगी, उसके बाद आपको वो खुद ब खुद दिमाग में हो जाएगी, बस आपको उस पर वर्क करना है। ठीक है, यू हैव टू वर्क ऑन इट। अगर आप जितना ज़्यादा वर्क करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके दिमाग में वो लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर रहेगी। ठीक है, तो इसलिए वेरियस पार्टिकल यूनिट्स में फर्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसे हम AU से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इट is defined as the mean distance between sun and earth। ओके, यहाँ पे हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है। इससे अगर हम इस पॉइंट से डिस्टेंस लेते हैं, इस पॉइंट से डिस्टेंस ली, इस पॉइंट से डिस्टेंस ली, इस पॉइंट से ली, इस पॉइंट से ली, इस पॉइंट से ली, जितनी भी ये सारे मेरे डिस्टेंस है, अगर मैं इनका सम करके और जितना ये नंबर है इतने से मैं इनको डिवाइड कर देती हूँ, तो जो डिस्टेंस आती है वो मीन डिस्टेंस हमारी क्या होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की स्टैंडर्ड वैल्यू तो होगी, क्योंकि इतने सारे साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं उस पर, तो अब तक स्टैंडर्ड वैल्यू मिल गई है ना। तो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, 1.496 into 10⁻11 meter, and that can be written as 1.5 into 10⁻11 meter। ये मैंने राउंड ऑफ किया है, इसमें राउंड ऑफ करके लिखा है। ये मैं आपको इसी चैप्टर में जो 5th था ना कि एरर्स के बारे में जो पॉइंट था, उसमें मैं आपको सारे ये सब कुछ राउंड ऑफ करना बताऊंगी, रूल्स बताऊंगी कि ये इसमें क्यों मैंने 5 लिखा और 4 क्यों नहीं लिखा, 3 क्यों नहीं लिखा, एक इंक्रीज ही क्यों किया, डिक्रीज ही क्यों किया। ये मैं आपको आगे जब पढ़ाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, मैं आपको इसके सारे रूल्स बताऊंगी। बहुत ही ईजी है, आप बड़े अच्छे से कर लोगे, और वो आपको वैसे रियल में सब कुछ आता है, बस आपको एक बार वो मेमोराइज करने की ज़रूरत होती है। तो इस चैप्टर में मेनली आपको मेमोराइज करनी है चीज़ें। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ओके, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.496 into 10⁻11
मीटर. ओके, दैट कैन बी रिटन एज 1.5 to 10⁻11 मीटर. और ये क्या है, इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है. ओके, द सेकेंड वन इज लाइट ईयर. ठीक है, लाइट ईयर क्या होता है, आप समझे. लाइट होती है, ईयर पूरा साल होता है. तो इसमें क्या है, इसको हम डिफाइन करते हैं. इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर. ओके, मीन्स एक लाइट ने सन से, हमारे पास लाइट आ रही है. ठीक है, लाइट आई हमारे सन से, वो एक साल में 365 डेज में, एक साल में जितनी लाइट हमारी आई है उसने जितनी ज़्यादा कितने सारे डिस्टेंस ट्रेवल की है उसको हम लाइट ईयर बोलते हैं. ठीक है, नॉर्मली हमारी डेली 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होती है ना, ये हमारी स्पीड होती है लाइट की. ठीक है, तो इससे हम निकालेंगे लाइट ईयर कितना है. ये इस स्पीड से ना हमारी लाइट ट्रेवल करती है, मतलब वो स्पेस से, सन से हमारे पास आ रही है तो वो इस स्पीड से आती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. और अगर हमें लाइट ईयर की वैल्यू निकालनी है कि हमारे पास एक साल में कितनी सारी डिस्टेंस ट्रेवल हुई है, तो वो क्या होता है, स्पीड, डिस्टेंस हमारी क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम. तो लाइट की स्पीड है हमारे पास, इससे हम निकाल सकते हैं. डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड हमारी 3 × 10⁸. टाइम कितना हो जाएगा, एक साल में डेज कितने होते हैं, 365 डेज. और मैं आपको बता दूं, जैसे मैं आपको बताऊंगी कि मैं मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 एंड मल्टीप्लाई बाय 60 क्यों करूंगी, वो मैं इसलिए करूंगी क्योंकि जो हमारी टाइम की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो सेकंड होती है. तो हमेशा हमें अपना टाइम सेकंड में लाना होता है. ठीक है, सेकंड में लाने के लिए आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाई है कि मिनट को सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, सेकंड को मिनट में, या आवर्स को सेकंड में कैसे चेंज करते हैं. तो वो सिर्फ वही कंसेप्ट यूज़ करूँगी मैं. द मेन पर्पज इज़ आई हैव टू टेक द टाइम यूनिट इज सेकेंड. ओके, कि मुझे टाइम की यूनिट सेकेंड ही लेनी है, वो स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी सेकेंड ही होती है. ठीक है, तो मैं अगर टाइम को चेंज करूँगी 365, ये डेज हुए, डेज को मैं किस में चेंज करूँगी, आवर्स में, तो मल्टीप्लाई बाय 24. आवर्स को मैं मिनट में चेंज करूँगी तो कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 60. और मैं मिनट को सेकंड में चेंज करूँगी तो मल्टीप्लाई बाय 60. ठीक है, ये हमारी हुई, डिस्टेंस निकल जाएगी हमारी इससे. अगर हम इसमें सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो हमारी 1 लाइट ईयर की वैल्यू आ जाती है. डिस्टेंस मेनली क्या है यहाँ पे, 1 लाइट ईयर. ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9.467 × 10⁻15 मीटर. ये हमारी लाइट ईयर की वैल्यू होती है. एस्ट्रोनॉमिकल की मैंने आपको बताई थी, 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है, सॉरी. और अप्रोक्सीमेटली अगर उसको करते हैं तो 1.5 × 10⁻11 मीटर होता है. और लाइट ईयर की वैल्यू हमारी क्या है, 9.467 × 10⁻15 मीटर. ठीक है, ये आपको न्यूमेरिकल्स में सीधा वैल्यू यूज़ करनी है, ना ही आपसे ये पूछेगा कि डिफाइन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. कई बार, और वैसे ये गिवन होती है मोस्ट ऑफ द टाइम. अगर आपको न्यूमेरिकल में एस्ट्रोनॉमिकल वैल्यू यूज़ करने के लिए वो बोलता है तो वो हिंट में या एग्जाम्पल में यूज़ होता है कि ये वैल्यू है, आप इसको यूज़ कीजिए. ठीक है, कि 1.5 यूज़ करने है, 1.496 जो वो देते हैं. ठीक है, एग्जाम वाले एनसीईआरटी में भी गिवन होता है, और एग्जाम होता है जब सीबीएसई या आईसीएसई जो भी बोर्ड कराता है वो इनकी वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू लिख के देता है. ठीक है, या तो वो बिगिनिंग ऑफ द एग्जाम क्वेश्चन पेपर देगा या फिर वो उस न्यूमेरिकल के बाद में ही दे देगा. ठीक है, तो आपको ये क्रैम करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये मैं नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि आगे अगर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिखा है तो आप ड्रॉ नहीं, उससे आप यूज टू रहो कि हाँ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कुछ एग्जिस्ट करती है. ठीक है, इसमें 2 वे. थर्ड होता है इसमें वेरियस पार्टिकल यूनिट में ही थर्ड होता है पार्सेक. पार्सेक को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द distance at which an arc of length
1 astronomical unit subtend at angle 1 sec of arc. ठीक है, पार्सेक क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड एन एंगल 1 सेकेंड ऑफ आर्क. ठीक है, अब जैसे ये अर्थ है, ये हमारा सन हुआ. मीन डिस्टेंस क्या होती है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. उसके साथ जो आर्क के साथ जो एंगल सबटेंड होगा 1 सेक का, वो फिर हमारी डिस्टेंस क्या हो जाती है? पार्सेक. तो हमारी ये डिस्टेंस क्या हुई? पार्सेक. ठीक है, इसकी भी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर. मीन्स 3.26 मल्टीप्लाई बाय 9.467 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15. ठीक है, वैसे इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू 3.26 लाइट ईयर होती है. ठीक है, अगर हमें लाइट ईयर से मल्टीप्लाई करनी है तो 9.467 इंटू 10⁻15 आ गया. ठीक है, अब ये हमारी वेरियस पार्टिकल यूनिट थी. तो मैंने आपको यूनिट के बारे में बताया, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, वेरियस पार्टिकल यूनिट्स. वेरियस पार्टिकल यूनिट्स में मैंने आपको बताया कि लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड पार्सेक. आप ज़्यादा डरिए मत, इसमें शुरुआत में ये 3-4 डेफिनेशन है, ये आपको याद करनी है. ठीक है, और ये सिर्फ आपको याद भी नहीं करनी, बेसिकली ये आपको अपने दिमाग में स्टोर रखनी है यूज़ करने के लिए. इसमें जो मेन आता है वो डायमेंशनल फार्मूला होता है. ठीक है, वो आपको बनाना होता है, वो निकालना होता है मेनली. वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. जो 3 to 5 मार्क्स की वेटेज होती है वो उसी से ही आती है. 3 मार्क्स का तो श्योर ही होता है, वरना 5 मार्क्स का और ये इसमें आता ही आता है. ठीक है, तो अब मैं वही करा रही हूँ आपको, डायमेंशनल फार्मूला. ठीक है, बहुत ही इजी है, इंटरेस्टिंग भी बहुत है, और हम इनको बेसिकली MLT फार्मूला भी बोलते हैं, डायमेंशनल फार्मूला. फार्मूला इज ए प्लूरल फॉर्म. ठीक है, आपको इंग्लिश में बता देती हूँ, फॉर्मूले प्लूरल फॉर्म है. ठीक है, और फॉर्मूला ये सिंगुलर फॉर्म है, इसमें एस नहीं लगता है बेटा. ठीक है, इसमें एस नहीं लगता है, बाद में प्लूरल बनाने के लिए ई लगता है. मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं स्कूल टाइम में एस लगाती थी, तो वो इंग्लिश में एरर हो जाता है. ठीक है, तो इसलिए आप याद रखिएगा कि इसमें एस नहीं लगता है, फॉर्मूला ही बोला जाता है. प्लूरल को भी फॉर्मूला और सिंगुलर को भी फॉर्मूला. ठीक है, फॉर्मूलाज कभी एग्जिस्ट नहीं करता, फॉर्मूलाज कोई टर्म होती ही नहीं है. ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला. तो इसमें क्या होता है, जैसे आप समझिए नॉर्मली कि होता है क्या है, जैसे एरिया है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ठीक है, ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स. ब्रेड्थ भी क्या है? लेंथ है, तो ये भी क्या हुई? फंडामेंटल यूनिट्स. ठीक है, इनके मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या मिलेगा? एरिया. तो ये इसका क्या हुआ? डायमेंशनल फार्मूला. और लेंथ और ब्रेड्थ होगी इसकी डायमेंशन, और ये डायमेंशनल फार्मूला. समझे? मतलब किसी भी आप फंडामेंटल यूनिट्स के साथ कोई भी एक्सप्रेशन बनाते हो उसका, या कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो उस पर, उसके बाद जो भी उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीज़न जो भी होके अगर कुछ भी हमारी नई यूनिट आती है तो वो उस चीज़ का डायमेंशनल फार्मूला होगा. और जो फंडामेंटल यूनिट्स है, जैसे लेंथ इसमें यूनिट्स थी, किसी में मास यूनिट होती है, किसी में टाइम यूनिट होती है. ठीक है, तो जो भी ये यूनिट्स होती है ये फंडामेंटल यूनिट्स होती है, डायमेंशन बोलते ही नहीं हम. और इनसे जो एक्सप्रेशन निकलता है वो हम डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं. ठीक है, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? द एक्सप्रेशन which shows how and which of the fundamental quantity represent the dimensions of
फिजिकल क्वांटिटी, जो मैं बोल रही हूँ और जो मैं लिख रही हूँ उसे आप साथ के साथ लिख के आप भी नोट डाउन कर सकते हैं। आपके हैंडमेड नोट्स भी रेडी हो जाएंगे। इससे बाहर आपको कुछ बुक्स में या कोई भी रेफरेंस बुक या ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम देने से पहले आप यही अपने नोट्स रीड आउट कर रहे हैं ना, दैट्स इनफ, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो मैं बोलती हूँ, जो मैं लिखती हूँ, यू कैन ऑल्सो राइट। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। दिमाग में स्टोर चीज़ें अगर हम लिख लेते हैं तो वो लंबे टाइम के लिए रहती है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, आप उसे यूज़ कर सकते हैं बाद में अपनी नोटबुक की तरह। ठीक है, द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशनल फॉर्मूला। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मैम ने एक लंबी चौड़ी डेफिनेशन लिख दी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने आपको बताया एग्जैक्ट मैंने उन्हीं पॉइंट को लिखा है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ओके, दैट विल बी डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है लेंथ इंटू ब्रेड्थ का। ठीक है, इसमें बताता है कि किस एक्सटेंट तक जा रही है, इनके मल्टीप्लिकेशन के एक्सटेंट तक जा रही है। ठीक है, हाउ एंड विच हो गया द एक्सप्रेशन दैट विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है यहाँ पे, हमारी लेंथ और ब्रेड्थ, वो इसकी डायमेंशन को शो करती है किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी की। तो वही जो एक्सप्रेशन जो मैंने लिखा है ना, ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। और जो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, जैसे इसमें लेंथ और ब्रेड्थ है, ये एक लेंथ हुई, तो ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये होगी डायमेंशन। ठीक है, तो मेन चीज़ें इसमें यही है, डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला आप समझ गए। द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज डायमेंशन। डायमेंशन भी आपको बताइए, लेंथ और ब्रेड्थ, इसमें क्या होगी डायमेंशन। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स to which the fundamental quantity must be raised to represent the quantity completely। ओके, डायमेंशन क्या होगी, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी कंप्लीटली। ओके, इसके बाद आता है मेन चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आगे के भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मतलब आगे अगर आप फर्दर स्टडीज़ कर रहे हो तो उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपके ये एग्ज़ाम में जो 3 to 5 की वेटेज है वो अब जो मैं कराने जा रही हूँ वो आएगा। जो मैंने अब तक कराया, जो आपको सारी डेफिनेशन बताई शुरुआत में, फिजिकल क्वांटिटी की, मेजरमेंट की, यूनिट्स कौन कौन सी है, फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड वेरियस पार्टिकल में मैंने आपको बताया लाइट ईयर, पारसेक और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, ये सारी। और जो मैंने बताया डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन क्या होती है, तो ये सारा अब यूज़ होगा। ठीक है, इतनी देर जो आपने पढ़ा, जो सीखा, अब वो आपको इम्प्लीमेंट करना है चीज़ों को। अब आप इम्प्लीमेंट करोगे जिससे आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने अब तक कराया ये सिर्फ आपका नॉलेज बेसिस था। अब आपका एक्चुअल सिलेबस स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, डायमेंशनल फॉर्मूलाइज करने हैं। ठीक है, इनको हम बेसिकली MLT फॉर्मूला भी बोलते हैं, MLT फॉर्मूलाज। ठीक है, M किसको रिप्रेजेंट करता है, मास को, L लेंथ को, एंड T रिप्रेजेंट टाइम। गॉट इट। तो अब मैं आपको ये कराऊंगी, इसमें
बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है। मैं आपको सीधा जो मैं कराऊंगी ना बिल्कुल ऐसे ही आएगा। मैं आपको 20-30 जितने भी फॉर्मूले हैं वो मैं लिखा दूंगी, उसके बाद आप वही कर लीजिएगा। अगर आपको वो अच्छे से याद हो जाते हैं तो आप उसके बाद और अपने खुद से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। और डिराइव करना तो आता ही आता है। टू बी वेरी फ्रैंक एंड टू बी वेरी क्लियर, जो मैं आप कराऊंगी वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो लेट्स डू दिस। डायमेंशनल फॉर्मूला फर्स्ट फॉर एरिया। यहाँ पे हम फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं, यहाँ पे हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला जो है MLT फॉर्मूला उसका यहाँ बनाएंगे, यहाँ उसी से हम उसकी यूनिट लिखेंगे, ठीक है। द फर्स्ट वन इज एरिया। एरिया का आपको पता है डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। अब MLT फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना, जो L है उसे L लिखना है। B क्या है, लेंथ, ये भी L है और इन्हें हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई बाय L। L इंटू L क्या होगा, L स्क्वायर। ये याद रखना कि ये हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखे जाएंगे, ठीक है, समझे आप। स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ L स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ F मल्टीप्लाई में है ये, तो मल्टीप्लाई में करते हैं किसी भी चीज़ को, A इंटू ए स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, देयरफॉर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, L इंटू L स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ये क्या है, लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ स्क्वायर हुआ। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो मीटर इंटू मीटर, तो यूनिट क्या हो गई, मीटर स्क्वायर, ठीक है, गॉट इट। इसके बाद सेम हम करेंगे वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम की क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ L स्टैंड्स फॉर लेंथ, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ L, दिस L स्टैंड्स फॉर B, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ L एंड दिस स्टैंड्स फॉर H, हाइट, ओके। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, L क्यूब, ठीक है। और जब हम इनसे इनकी यूनिट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका MLT फॉर्मूला हुआ, ये यूनिट हुई। और जैसे मैं अब करती हूँ किसी भी चीज़ के लिए, स्पीड और वेलोसिटी के लिए निकालती हूँ। जैसे मैं स्पीड और वेलोसिटी मेनली क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। वेलोसिटी आपने अपनी 10th क्लास में या 9th क्लास में पढ़ा होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी वैसे होती क्या, डिस्टेंस ही तो होती है। जैसे मैं इस पॉइंट से पहले A पे गई, फिर मैं B पे गई, ये डिस्टेंस थी, ये A B C, ठीक है। A to C मैं पहले यहाँ गई, ये हमारी डिस्टेंस हुई, ठीक है। और मैं यहाँ पे अगर सीधा चली जाती हूँ A to C, तो ये मेरी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, द शॉर्टेस्ट पाथ दैट कैन बी टेकन, ओके। ये हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है। तो ये डिस्प्लेसमेंट भी है क्या, है तो डिस्टेंस ही, तो स्पीड ऑफ वेलोसिटी क्या हुई, डिस्टेंस, ठीक है। एंड डिस्टेंस स्टैंड्स फॉर L एंड टाइम स्टैंड्स फॉर T। ये मैंने आपको शुरुआत में बताया फंडामेंटल यूनिट्स में। तो ये क्या आ जाएगा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे L। ये पावर ऊपर जा रही है तो 1 थी, बट ये रिवर्स में है तो ऊपर जाके हम इसे LT-1 लिखेंगे, ठीक है, आप समझे। अगर कोई भी डिवीजन में है, इसकी पावर 1 है ना, अगर कुछ नहीं है तो 1 होती है। अगर किसी की पावर कुछ भी नहीं लिखी होती है तो वो अंडरस्टूड है कि उसकी पावर 1 होती है, ठीक है। तो ये अगर हम इसे ऊपर लेके जाते हैं, न्यूमरेटर में लिखते हैं, एज ए न्यूमरेटर लिखेंगे तो इसकी पावर को हम रिवर्स कर देंगे, दैट इज -1, ठीक है। इसकी अगर हम यूनिट निकालेंगे, लेंथ की m और t की सेकंड, ठीक है। और ये इन्वर्स में है तो इन्वर्स, तो इसे क्या बोल देंगे, मीटर पर सेकंड। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिखने का तरीका होता है, ये आप आगे आगे सीखोगे, आप आने वाले इंजीनियर और डॉक्टर्स हो, ठीक है। फोर्थ वन इज एक्सेलरेशन। आप ये साथ के साथ नोट डाउन कर सकते हैं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन टाइम।
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो होता है, और रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, डिवीजन बाय आप टाइम कर दीजिए, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या हुई हमारी, यहाँ से आप यूज करेंगे LT माइनस 1 अपॉन टाइम। फिर से वही वाला कंसेप्ट, पावर अगर कुछ नहीं है तो 1 होती है, ऊपर जाके ये रिवर्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी LT माइनस 1 T माइनस 1, ठीक है। अब 2 टाइम्स T माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा LT माइनस 2, ये हमारा एक्सलेरेशन होगा। अगर हम इसे यूनिट निकालते तो क्या हो जाएगी मीटर सेकेंड माइनस 2, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी, मैंने 4 बताया आपको, एरिया बताया, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ भी क्या होती है लेंथ, तो उससे हमारा L स्क्वायर आ जाता है। वॉल्यूम क्या होती है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों लेंथ है, मल्टीप्लाई करेंगे L क्यूब आ जाता है, मीटर क्यूब इसकी हम यूनिट निकाल देते हैं, ठीक है। तो फोर्थ वन इज स्पीड और वेलोसिटी, वो क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, लेंथ T, ठीक है, लेंथ डिवाइडेड बाय T, LT माइनस 1 इसका हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाता है, और यूनिट हमारी मीटर पर सेकंड आ जाती है। द फोर्थ वन इज एक्सलेरेशन दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसमें हम वेलोसिटी की वैल्यू LT माइनस 1 पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 है तो वो ऊपर जाके LT माइनस 2 हो जाएगा और मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। द नेक्स्ट इज फोर्स, फिफ्थ फोर्स, आपने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा होगा, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू m में, ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ, ठीक है। इसका एबिलिटी फॉर्मूला क्या होगा m, और एक्सेलरेशन का मैंने अभी अभी निकाला LT माइनस 2, तो इसका क्या हुआ MLT माइनस 2, ठीक है। और ये ना ऐसे होता है, जैसे अगर मैं कुछ भी वैल्यू नहीं लगा रही हूँ बेटा, तो वो अंडरस्टूड होता है कि इनकी वैल्यूज 1 है। कई बार हमें ये बोल देते हैं कि आप कोफिशिएंट ऑफ बताओ मास का फोर्स में, ठीक है, तो आप कोफिशिएंट ऑफ मास क्या बोलोगे यहाँ पे 1, ओके। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है। और अगर मैं बोलूँ कि आप एक्सेलरेशन में मास का कोफिशिएंट बताओ, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, ठीक है, LT माइनस 2। अब इसमें आपको m नहीं दिख रहा है ना, तो इसमें कोफिशिएंट क्या होगा 0। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करती हूँ तो वो ऐसे होगा m0 L1 T माइनस 2, ठीक है। और फोर्स में ये ऐसे हो जाएगा m1 L1 T माइनस 2। कोफिशिएंट आप बता दोगे, लेंथ का कोफिशिएंट 1 है, मास का कोफिशिएंट 1 है, टाइम का कोफिशिएंट माइनस 2 है, ठीक है। अगर कोफिशिएंट कुछ भी नहीं होता है तो वो, जैसे मान लो इस पे मैंने कुछ लगाया नहीं है तो वो 1 है बेटा। और अगर यहाँ पे फॉर्मूला में ही वो टर्म नहीं लिखी है तो उस टर्म में जो भी है वो 0 हो जाएगा उसका कोफिशिएंट, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर कुछ नहीं लिखा है मीन्स अगर MLT माइनस 2 ऐसे लिखा है तो कोफिशिएंट अंडरस्टूड है कि मास और लेंथ का 1 है, और अगर m लिखा ही नहीं है तो यहाँ पे m का कोफिशिएंट 0 होगा, ठीक है। सिंपली ये है। अगर आप यहाँ से इसकी फोर्स की यूनिट क्या होती है सबको पता है, न्यूटन, ठीक है। द सिक्स्थ वन इज प्रेशर। प्रेशर क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला भी मैंने ड्राइव करा, MLT माइनस 2 एरिया L स्क्वायर, तो ये क्या होगा MLT माइनस 2 L माइनस 2, तो इसे निकालेंगे तो ML माइनस 1 T माइनस 2, ठीक है। और प्रेशर का क्या हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ और ये इसकी यूनिट हुई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टर्म के लिए लेंगे, नेक्स्ट टर्म है वर्क। आप सिंपली उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के उसमें उनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू क्या होती है MLT माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हुई L, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ लेंथ, देयरफॉर ML2 T माइनस 2, ठीक है। और वर्क की हमारी जूल होती है यूनिट, जो स्टैंडर्ड यूनिट है। जैसे वर्क की आपको पता है, फोर्स की आपको पता है, आप वो सीधा उसकी स्टैंडर्ड यूनिट लिखिए, इससे भी निकल जाएगी, बट आप स्टैंडर्ड यूनिट्स लिखिए। यूनिट्स वगैरह नहीं पूछते हैं, मेनली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकलवाते हैं, MLT फॉर्मूला, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द नेक्स्ट इज
काइनेमेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी क्या होती है? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है। हाफ ही है तो इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एम स्टैंड्स फॉर एम, वी का क्या होता है? एल टी माइनस वन का स्क्वायर, तो आप सीधा लिखें एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, आप कोएफिशिएंट समझ रहे हो ना इनके? एल का 2 है, इसका -2 है, एम का 1 है। ठीक है, 6th वन इज सिमिलरली, 9th वन इज पोटेंशियल एनर्जी, mgh, m स्टैंड्स फॉर मास, g क्या है यहाँ पे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम एक्सेलरेशन का लिखेंगे lt -2। हाइट क्या है? लेंथ है, तो अब सीधा जोड़िए ml2 t -2। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क का mlt फॉर्मूला हमेशा इक्वल होता है, जैसे आपने यहाँ से निकाला ही है ml2 t -2, काइनेटिक एनर्जी ml2 t -2 एंड सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी ml2 t -2। ठीक है, आपके 9 हो गए ये। अब 10th हम करेंगे डेंसिटी के लिए। डेंसिटी क्या होती है हमारी? मास पर वॉल्यूम। मास स्टैंड्स फॉर m, वॉल्यूम स्टैंड्स फॉर लेंथ क्यूब, दैट कैन बी रिटन एज ml-3। अगर मैं इसमें पूछूं, क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि टाइम का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, तो फॉर्मूला में हमारा नहीं आया है ना, तो टाइम का कोफिशिएंट हम ऐसे ही से कंप्लीट, कई बार ये बोल देते हैं कि राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डेंसिटी इन कंप्लीट एक्सप्रेशन mlt। मैं आपको तब से बोल रही हूँ कि mlt फॉर्मूलाज होते हैं, mlt फॉर्मूलाज होते हैं। तो कंप्लीट क्या होगा? जब हमारी तीनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब टाइम इसमें है नहीं तो आप ऐसे अलग तो लिख नहीं सकते, तो जिसका कोफिशिएंट नहीं होता है उसका कोफिशिएंट आप 0 लगा दीजिए और उसे रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो कंप्लीट फॉर्मूला डेंसिटी का क्या हुआ? ml-3 t0। ठीक है, ये IIT के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन, ट्रिपली में, और उसमें ये नॉर्मली पूछते रहते हैं। ठीक है, डेंसिटी का आपका हो गया। डेंसिटी का क्या होता है? मास पर लेंथ है तो मीटर क्यूब होता है, किलोग्राम। मास की क्या थी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसकी यूनिट हो गई। अब 11th पे आइए। अब हम करेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट की वैल्यू बेटा होती है कि जिस भी चीज़ का मैं ग्रेडियंट ले रही हूँ ना, उसके डिवाइडेड बाय लेंथ कर दो। वेलोसिटी का ग्रेडियंट ले रही हूँ तो वेलोसिटी बाय लेंथ कर दो। एक्सेलरेशन ग्रेडियंट ले रही हूँ तो एक्सेलरेशन बाय लेंथ कर दो। प्रेशर का ग्रेडियंट ले रही हूँ तो प्रेशर बाय लेंथ कर दो। फोर्स का ग्रेडियंट ले रही हूँ तो फोर्स अपॉन लेंथ कर दो। तो ग्रेडियंट का मतलब ये होता है डिवाइडेड बाय लेंथ। वेलोसिटी क्या थी हमारी? lt -1। लेंथ क्या होती है? l। ये इससे कैंसिल आउट होगा तो क्या बचा? सिर्फ t -1। इसका हम कंप्लीट एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं? m0 l0 t -1। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा फिर? sec इनवर्स। ओके, द 12th वन इज प्रेशर ग्रेडियंट। अभी मैंने बोला कि ग्रेडियंट जिस चीज़ का लिखो उसके डिवाइडेड बाय लेंथ कर देनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेशर अपॉन लेंथ। ठीक है, अब इसमें देखो आप क्या होगा। प्रेशर लिया आपने ml2, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने अभी निकाला था ml-1 t -2। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया से मैंने ये निकाला था, और लेंथ का यहाँ पे l हो जाएगा, ऊपर जाके ये l -1 होगा, तो उसे हम कम्प्लीटली ml2 -2 t -2, ये हमारा प्रेशर का ग्रेडियंट हो जाता है। ठीक है, अब 13th इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज मेनली फोर्स ग्रेडियंट। ठीक है, तो फोर्स ग्रेडियंट है सरफेस टेंशन। फोर्स ग्रेडियंट वैसे हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते इस टर्म को हमने एक पर्टिकुलर नाम दिया है, सरफेस टेंशन। ठीक है, तो फोर्स ग्रेडियंट वैसे क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ। तो यहाँ पे किसी भी चीज़ को हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स का क्या होता है हमारा? mlt -2 अपॉन
एल, एल से एल कैंसिल आउट हुआ, तो सरफेस टेंशन हमारा mt -2। ठीक है, आप समझ रहे हो ना। अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता है ना किसी भी चीज़ का कि हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी को हम मास पर वॉल्यूम लिखते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट को हम प्रेशर अपॉन लेंथ लिखते हैं, और अगर आप प्रेशर को का भी आपको पता है फोर्स अपॉन एरिया, तो आप ये देखिए कि उस चीज़ से वो डिराइव हो रही है, उस चीज़ से वो डिराइव हो रही है, तो आप आराम आराम से समझिए। ठीक है, और जो ये है ना ये डिराइव्ड यूनिट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे लेंथ क्या है, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया है, तो ये डिराइव्ड हुई। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पे जाते हैं हम, 14th फॉर एंगल। एंगल क्या होता है हमारा, आर्क अपॉन रेडियस। मेनली आपको वर्क करना है अपने डायमेंशनल फॉर्मूला पे, क्योंकि अगर आपको ये पता है तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब आप कर लीजिए। आर्क का क्या होगा, आर्क थीटा को हम करेंगे, आर्क क्या होती है, लेंथ होती है, रेडियस भी हमारी लेंथ होती है, तो इसमें तो 0 आ गया, कुछ हुआ ही नहीं, तो आपने गलत नहीं किया है। ठीक है, ये आर्क और रेडियस लेंथ ही होती है, लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट होगी 0, इट मीन्स इट इज डायमेंशनलेस। ठीक है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। 15th वन इज G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें फोर्स का फॉर्मूला बताया है, फिजिकल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम G की वैल्यू निकालेंगे f r स्क्वायर अपॉन m1 m2। फोर्स का अब इसमें सीधा MLT फॉर्मूला पुट करने हैं। फोर्स का MLT फॉर्मूला क्या होता है, MLT -2। मैंने आपको ये पहले निकलवा दिया बेटा, मैं इसलिए ये यूज़ कर रही हूँ। तो आप अपने उन पे जब वर्कआउट करेंगे ना, तो आप भी सीधा ये लिखने लग जाओगे। फोर्स का आपको याद हो जाएगा MLT -2, आपका ब्रेन सीधा आपको ये बताने लगेगा कि फोर्स के बोलते ही आपको MLT -2 आपके दिमाग से इमेज बन के आ जाएगी। ठीक है, तो R क्या होगा, L स्क्वायर, ये क्या होता है M, इसको आप कीजिए, L ये 2 है, ये 3 है, तो ML3 T -2, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा M -2, देयरफॉर G स्टैंड्स फॉर M -1 L3 T -2। ठीक है, ये हमारा इसका MLT फॉर्मूला हो गया। 16 देखिए आप, रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो क्या होता है हमारा, रेट का मतलब तो आप समझते हो, रेट का मतलब आते ही आप डिवाइडेड बाय टाइम कर दीजिए। फ्लो क्या होता है, वॉल्यूम का फ्लो होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होती है L3 और डिवाइडेड बाय टाइम है, तो वो क्या हो जाएगा T -1। ये रेट ऑफ फ्लो का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब देखिए 16th हो गए थे, अब 18th है, 17th है। 17th का होगा पावर। पावर क्या होती है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन मैंने ऊपर निकाला ही है, ML2 T -2 अपॉन टाइम, तो इसे करूँगी मैं तो ML2 T -3, और इसकी यूनिट क्या होती है, पावर की वाट। ठीक है, पावर की यूनिट वाट होती है, और वर्क डन अपॉन टाइम है, तो ML2 T -2, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाता है, ML2 T -3। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे 18th, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज म्यू। म्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1/T। ठीक है, 1/T, तो T ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, हर्ज। 19 स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है हमारा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। लेंथ की हम यूनिट लिखेंगे L, ओरिजिनल लेंथ की भी यूनिट क्या होगी L। ये फिर से कैंसिल आउट होगी, ये भी 0 आया, तो इसको भी हम एंगल की तरह क्या बोलेंगे, डायमेंशनलेस। ठीक है, एंड द 20th इज वेवलेंथ।
वेवलेंथ हमारी क्या होती है, स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये सबके डायमेंशनल फॉर्मूला है जो आप वर्क करोगे और आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो स्पीड का क्या था, LT-1, फ्रीक्वेंसी का T-1, तो ये कैंसिल आउट हुआ और वेवलेंथ हमारी आई L, ठीक है। ये हमारे, मैंने आपको बताया डायमेंशनल फॉर्मूला, इन्हीं का यूज़ करके हम और भी सारे निकाल सकते हैं, बट आपके एग्ज़ाम में ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यू हैव टू वर्क ऑन इट। ये आपको आराम से याद हो जाएंगे, जितना आप करोगे प्रैक्टिस इनकी उतने ज़्यादा अच्छे से आपको ये याद होंगे। इन्हें क्रैम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बुक्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो वो खुद ब खुद हमारे दिमाग में इमेज बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसके ये मेन था, 3 to 5 मार्क्स का इससे आ जाएगा। इसके बाद चैप्टर में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि इनकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत समझ आया होगा। अगर आपकी कोई परेशानी है या दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बस इस पर टाइम देना है, ठीक है। इससे नेक्स्ट वाला मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। थैंक यू सो मच।